पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में तकरार चरम पर है। नॉर्थ 24 परगना में एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हमला बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान हुआ। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने हमले के आरोपों से इनकार कर दिया और इसे बीजेपी की आपसी रंजिश बताया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर मोदी सरकार सख्त है। नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले 3 आईपीएस अफसरों को गृह मंत्रालय ने सेंट्रल डेप्यूटेशन पर बुला लिया है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने अब पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को तलब किया है। दोनों अधिकारियों से हमले को लेकर जवाब तलब किया जाएगा। बता दें कि जेपी नड्डा के दौरे के दौरान बीजेपी ने पहले सुरक्षा चूक का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप था कि नड्डा के कार्यक्रम में बंगाल पुलिस नदारद रही। वहीं गुरुवार को हुए हमले पर बीजेपी ने दावा किया था कि कोलकाता पुलिस प्रदर्शनकारियों का साथ दे रही थी। किसान आंदोलन रोज का रोज तेज होता जा रहा है। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को एक बार फिर से सख्त तेवर दिखाए हैं। किसानों ने कहा कि उन्होंने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। यूनियन के नेता 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसान नेता ने कहा कि सरकार ने हमें बांटने की भरपूर कोशिश की। जीत मिलने तक हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। 14 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर कई किसान नेता एक साथ मंच पर आएंगे और भूख हड़ताल करेंगे। हमारी मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। हम किसी भी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं हैं। किसान नेता कमलप्रीत ने कहा कि राजस्थान के हजारों किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान वे दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे। किसान नेता ने कहा कि किसान इस दौरान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन हमने सब फेल कर दिया। आंदोलन की गहमागहमी के बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इसके बाद न्यूज एजेंसी से उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार बातचीत कर रही है, इससे साफ है कि सरकार इस मामले का हल चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 24 से 48 घंटे इसके लिए निर्णायक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और किसानों के बीच फाइनल राउंड की बातचीत हो सकती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किसानों के हक की रक्षा करूं। मैंने इसके लिए केंद्र के कई मंत्रियों से बातचीत की है। इससे पहले किसानों ने ऐलान किया था कि वो देश भर के टोल बूथ को फ्री करेंगे। ऐलान के मुताबिक ही किसानों ने अलग अलग जगहों पर टोल बूथ को फ्री किया। कई जगहों पर किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई। किसानों के आंदोलन के बीच आज तक की किसान पंचायत में केंद्र सरकार के मंत्रियों ने किसानों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि किसानों को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि किसानों को अगर परेशानी है तो वो मिलकर मामले को सुलझाएं। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। इसके तहत अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जीन्स, टी शर्ट और चप्पल पहनकर दफ्तर नहीं आ सकेंगे। संविदा कर्मचारियों को भी इस ड्रेस कोड का पालन करना होगा। सरकारी कर्मचारियों को गहरे रंग, अजीब कढ़ाई या फोटो बने कपड़े भी नहीं पहनने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि कम से कम हफ्ते में एक बार खादी के कपड़े पहने, ताकि हाथ से सूत कताई को बढ़ावा मिल सके। दिल्ली के तीनों नगर निगम के मेयर फंड को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल अनिल विज और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी है, जिसे दिल्ली पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कोरोना का हवाला दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी और राघव चड्ढा ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर उपराज्यपाल और गृह मंत्री के आवास पर प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है।
लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि लालू का किडनी फंक्शन कभी भी बिगड़ सकता है। लालू यादव की किडनी 25% फंक्शन कर रही है। इसकी जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉक्टरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब से राज्य में डॉक्टरों को डिग्री के बाद 10 साल सरकारी नौकरी करनी होगी और यदि उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ा तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। सरकार का कहना है कि इसके अलावा नीट में छूट की व्यवस्था भी की गई है ताकि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। बिहार चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की नजरें अब बंगाल विधानसभा चुनाव पर हैं। बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ओवैसी ने इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल में आए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और चुनाव पर तैयारियों पर चर्चा की। यूपी के मैनपुरी में अंतर्राज्यीय प्रेम विवाह में लड़की को जान गंवानी पड़ी। लड़की के भाई ने दिल्ली से गांव बुलाकर अपने 2 और भाइयों के साथ हत्या कर डाली। वारदात के बाद बहन की लाश को खेत में दबा दिया। युवक की तहरीर पर दिल्ली पुलिस ने लड़की के एक भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खेत में जेसीबी से 5 घंटे की खुदाई के बाद लड़की का शव बरामद किया जा सका। बिहार के नरकटियागंज से विधायक रश्मि वर्मा से रंगदारी मांगने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार हो गया। रंगदारी के लिए प्रॉक्सी नंबर का इस्तेमाल करता था। अपराधी ने विधायक से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने अपराधी से देसी कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस को सिम और मोबाइल भी अपराधी के पास से मिल गया है। नैनीताल के मशहूर शेरवुड कॉलेज में जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस की सुरक्षा में ये बवाल हुआ। नए अंतरिम प्रिंसिपल को अधिकार दिलाने के लिए आगरा डायसिस के चेयरमैन, एडवाइजर, वकील समेत अंतरिम प्रिंसिपल पहुंचे। स्कूल गेट खुलवाने के लिए पुलिस के साथ पहुंचे, लेकिन जब अंदर घुसने से रोका गया तो हंगामा मच गया। शेरवुड स्कूल के कर्मचारी और उनके परिवार वाले किसी भी कीमत पर पुलिस और अंतरिम नियुक्त प्रिंसिपल को अंदर नहीं आने देना चाहते थे। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि अंतरिम प्रिंसिपल जैसे चाहे स्कूल कैंपस में एंट्री करें, हम उन्हें सुरक्षा देंगे। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को शेरवुड के प्रिंसिपल अमनदीप संधू को सस्पेंड कर अंतरिम प्रिंसिपल पीटर धीरज इमैनुअल को चार्ज दिया गया था। रायबरेली में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। शक के आधार पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर डाली। परिवार वालों को जब सुबह से शाम तक मृतका नहीं दिखाई दी, तब जाकर खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एएसपी के मुताबिक आरोपी शख्स ने पूछताछ में बताया कि उसे अपनी पत्नी पर दवा में मिलाकर कुछ खिलाने का शक था। आरोपी शख्स ने पूछताछ में बताया कि उसे इस बात का शक था कि उसकी पत्नी उसे मार डालना चाहती है, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में किस कदर बर्फ बरस रही है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बड़गाम की हैं। यहाँ 1 से 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। जबरदस्त बर्फबारी के बाद आसमान तो साफ हो गया, मगर पूरे कश्मीर में ठंड ने कोहराम मचा दिया है। भयानक शीतलहर के बीच पारे गोते लगा रहा है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तस्वीरें देखिए, यहाँ किस कदर कुदरत की छटा बिखरी हुई है। पूरे इलाके में हुई जबरदस्त बर्फबारी से स्थानीय लोग खुश हैं। लोगों को उम्मीद जगी है कि बर्फबारी की वजह से लोग अब यहाँ आएंगे और उनका व्यवसाय चलेगा। आपको बता दें कि पटनी टॉप में करीब 6 इंच बर्फबारी हुई है, जबकि नथा टॉप में 1.5 फीट बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद हो गए थे, जिसे प्रशासन ने काफी मशक्कत करके खुलवाए। शिमला के नरकंडा इलाके में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। सड़कों पर बर्फ जमी है और गाड़ियों को बर्फ के बीच से निकलने में परेशानी हो रही है। हालांकि सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी है, मगर इस बर्फबारी की वजह से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। तस्वीरें देख सकते हैं, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। यहाँ ऊपरी इलाके में ताज़ा हिमपात हुआ है। ये तस्वीरें मंडी जिले के शेटाधार, बरोट और निहरी क्षेत्रों की हैं। सिराज क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसके चलते समूचा क्षेत्र ठंड की चपेट में है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो इस दौरान ऊपरी क्षेत्रों की ओर न जाएं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी कुदरत की खूबसूरती बर्फ की शक्ल में बिखरी हुई है। यहाँ के अधिकांश इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। समूची घाटी में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। एक दिन मौसम साफ रहने के बाद शनिवार को एक बार फिर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल रोहतांग टनल से होकर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं लाहौल घाटी के भीतर भी वाहनों की आवाजाही ठप है। लगातार बर्फबारी के बाद घाटी के कई इलाकों का तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे चला गया है। जिला मुख्यालय केलांग में 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां एक बार फिर बर्फ की चादर से ढकने लगी हैं। लेकिन ये बर्फबारी देखने में जितनी खूबसूरत दिख रही है, उतना ही स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से लोगों को खाने पीने के सामान की कमी हो रही है। तस्वीरें गंगोत्री की हैं। जानकारी के मुताबिक गंगोत्री में 2 फीट बर्फ गिर चुकी है, जबकि हिल स्टेशन हर्षिल, धराली में भी जोरदार बर्फबारी हुई। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। यमुनोत्री का न्यूनतम तापमान -7 डिग्री, जबकि गंगोत्री का -1 डिग्री दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के चमोली में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां बर्फ की चादर बिछी हुई है। यहां पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप है। पारा गोते लगा रहा है और लोग ठंड से कांप रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर असुरक्षा महसूस कर रहे अमेरिकियों को जो बाइडेन ने भरोसा दिलाया है। जो बाइडेन ने कहा कि फर्स्ट क्लास वैज्ञानिकों को वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैक्सीन पर निश्चिंत होकर विश्वास करना चाहिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हामिद करजई एयरपोर्ट पर रॉकेट के जरिए मोर्टार दागे गए। 1 महीने के अंदर 8वीं बार मोर्टार से हमला हुआ। हमले में एक आम नागरिक की मौत हो गई। 1 महीने के भीतर अफगानिस्तान में 8 मोर्टार हमले हो चुके हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। ईरान ने 2017 में हुए प्रदर्शनों को हवा देने के आरोप में एक पत्रकार को फांसी की सजा सुनाई है। पत्रकार रूहुल्लाह जम को आर्थिक स्थिति को लेकर हुए प्रदर्शनों को हवा देने पर कोर्ट ने दोषी ठहराया। वहीं शियाओं को सीधी चुनौती देने पर मौत की सजा देने पर ईरान की आलोचना हो रही है। रूस के उज़्बेकिस्तान में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के दफ्तर के बाहर आत्मघाती हमला हुआ। धमाके में 6 लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हुए। हमले के बाद प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी किया। कोरोना नियमों को ताक पर रख इंडोनेशिया के कट्टर इस्लामिक नेता रिज़िक शिहाब ने जकार्ता पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर भीड़ जमा की। पुलिस ने गिरफ्तारी की चेतावनी दी। हाल ही में पुलिस ने शिहाब के 6 समर्थकों को गिरफ्तार किया था। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गई है। महामारी में अब तक 16,03,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं करीब 5 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। इटली में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ियों और फुटबॉल प्रेमियों ने पाओलो रोसी को आखिरी विदाई दी। फुटबॉल विश्व कप 1982 में इटली को चैंपियन बनाने वाले कप्तान पाओलो रोसी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। फुटबॉल से संन्यास के बाद रोसी इटली में बतौर कमेंटेटर काम कर रहे थे।